अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आप लोगों ने फरमाइश की थी कि एक सवाल फ़ाइनल अकाउंट का परपेचुअल सिस्टम के तहत करवा दिया जाए, ऐसे ही है। हिस्ट्री के अंदर लगभग 2017 में इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में ये वाला सवाल आया था। ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है जो कि डेबिट साइड है। ये क्या कहानी है? अच्छा, मैंने तो सारा दुआएं भी पढ़ ली, स्क्रीन देखी, तो अब मर्जी है जी स्क्रीन की। और रिकॉर्डिंग वाले भाई बता ही देना था, स्क्रीन नहीं चल रही। चलो कोई बात नहीं, नो टेंशन। किस बात की टेंशन है? तो दुआएं तो मेज़बानी भी आती थी। आप लोगों की फरमाइश क्या थी? परपेचुअल सिस्टम के तहत एक सवाल करवा दिया जाए। 2017 में ये वाला सवाल आया था। आपको तरीक़ाकार आना चाहिए और मेजरली एडजस्टमेंट्स को डील करना आना चाहिए। हमने जैसे देखा कल भी, एडजस्टमेंट हम एक एक करते चले जा रहे थे और सवाल को क्या करते जा रहे थे? सॉल्व करते जा रहे थे। अब आपको सॉफ्टवेयर का तरीका आ चुका हुआ है कि कैसे होना है। परपेचुअल सिस्टम के तहत सवाल में जो चेंजेस आएंगी वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि फुल फ्लैज क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हों। अच्छा जी, एक गो थ्रू करना है आपने जस्ट कि कौन कौन सी आइटम आपके पास अवेलेबल है, और रिक्वायरमेंट गो थ्रू करनी है कि आपने करना क्या है। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ईयर एंड डिफाइन कर लें 31 दिसंबर 17। अब क्वेश्चन के अंदर जब आप आए, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने देखना है फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपने परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम का जो डिफरेंस ढूंढना है, उसमें फ़र्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्या फ़र्क होता है जी? कल डिस्कस किया था हमने। परचेजेज होती हैं पीरियोडिक सिस्टम में और ओपनिंग स्टॉक होता है पीरियोडिक सिस्टम में, जबकि परपेचुअल सिस्टम में ट्रायल बैलेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। कैश एंड बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक एंड ट्रेड क्लोजिंग एक निशानी। प्री पेमेंट एंड एडवांसेस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ड्राइंग्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स दूसरी निशानी। सैलरीज, वेजेस, फ्यूल, पावर, बैड डेट एक्सपेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ट्रेड पेबल, एक्रूअल एंड अदर पेएबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक्यूमुलेटेड डेप्सियन, 12% लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल, सेल्स, मिसलेनियस इनकम, ये हमारी क्रेडिट साइड आ गई। अब एक एक एडजस्टमेंट्स को डील करते जाएं और उसको लिखते चले जाएं। While carrying out the physical inventory count at year end, following matters were identified. इन्वेंट्री काउंट को जब देखा तो ढेर सारे मैटर्स नजर आए। नंबर 1,
नंबर टू के बाद बस ये दो मैटर्स हैं जी। उसके बाद एक मशीन कॉस्टिंग इतने वाज रिसीव्ड ऑन दिस अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, फिर आ रही है 50% एडवांस और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, मेंटेनेंस सर्विसेज से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, रेंट एंड इंश्योरेंस में शामिल है इतनी चीज़ें। यस, to maintain the provision for doubtful receivable according to age analysis, the outstanding balance relevant details are as under। आपने थोड़ा सा गो थ्रू किया है और एंड पर आखिरी एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन की 15% पर एनम रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जो हमने फॉलो करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सी एडजस्टमेंट से आप सवाल शुरू करेंगे कि आपकी एडजस्टमेंट में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलना शुरू हो जाएं। सोच के बताएं विच वन इज द इजीएस्ट एडजस्टमेंट। लास्ट वाली डेप्रीसिएशन। मैंने कल आपको एक बात कही थी, डेप्रीसिएशन और प्रोविजन को क्या किया करें, थोड़ा सा बाद में किया करें, एंड पर किया करें, पहले दूसरी चीज़ें किया करें। रिसीवेबल में चेंजेस आ सकती हैं जिसकी वजह से प्रोविजन चेंज हो सकती है। 5 लें जी 5 नंबर एडजस्टमेंट। नॉर्मली एक्रूअल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आसान होती हैं, दरमियानी होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन एरियर। एरियर का मतलब क्या होता है, बाद में, पहले यूज होगा बाद में वो पे होगा। 1 अप्रैल पर और 1 अक्टूबर पर हर साल आपने पे करना है। इंटरेस्ट एक्रू फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 17 हैज बीन क्रेडिटेड टू। इस लाइन का मतलब क्या है, इंटरेस्ट accrued for the quarter ended 31 दिसंबर 17 has been credited to loan account। इसका मतलब क्या है, हाँ, इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके कहां पर एडअप कर चुके हुए हैं, लोन अकाउंट में। मींस लोन अकाउंट किधर है, ये इसके अंदर ऑलरेडी शामिल हो चुका हुआ है। होना था इंटरेस्ट एक्रूड में, कहां पे शामिल कर दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी। लेट्स मेक आ टाइम लाइन। ईयर डिफाइन करें। ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। आप एडजस्टमेंट नंबर 5 कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 में इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो हम इकट्ठी कर लेते हैं और फिर इस एडजस्टमेंट को डील कर देते हैं। ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जिस फॉर्मेट पे आपको काम करना है। जैसे सॉफ्टवेयर में एक फॉर्मेट अवेलेबल होता है ना, तो सॉफ्टवेयर जैसा ही एक काम किया हुआ है कि ये फॉर्मेट आपको बनाकर दे दिया है, आपने इस अंदाज से काम करना है इसके अंदर। इसके अलावा दूसरे तरीके से काम नहीं करने। चलें, ये आपकी आ गई बात इंटरेस्ट की। एडजस्टमेंट नंबर 5, आपको साथ लोन चाहिए। लोन है 14% और उसकी वैल्यू है 5150 जो कि CD है। ये आपका डिफाइन हो गया 31 दिसंबर 17। पेमेंट कब कब होती है, 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को। इसका मतलब ये है हमारे इस हिस्से की पेमेंट हो गई होगी, इस हिस्से की पेमेंट हो गई होगी। इस हिस्से का जो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट है वो गलत एंट्री हो गई हुई है, उसकी एंट्री एक्रू कर दी है, उसने एंट्री पास कर दी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट, क्योंकि लोन में शामिल कर दिया हुआ। होनी कहां पे चाहिए थी, करंट लायबिलिटी के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट के तौर पर, इंटरेस्ट पेएबल के तौर पर। अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि
प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है और इसमें इंटरेस्ट कितना शामिल हुआ हुआ है। करें, समझा, मैंने एडजस्टमेंट दिया है, मुझे वैल्यूज मालूम करके बताएं कि कितनी वैल्यू इसके अंदर छुपी हुई है। लोन की वैल्यू है 5150, 12% लोन है जी, 14% नहीं 12% है। आई नीड अ वैल्यू जो कि गलत लिखी गई है। जी कितनी? 453 और फिर 4530 32। ये प्रिंसिपल है कि इंटरेस्ट है? $5150 के अंदर 4500 इंटरेस्ट है जी। 154 दूसरी वैल्यू आई है जी, 154 इंटरेस्ट की, गलत इंटरेस्ट शामिल है जी बेटा। 206 इंटरेस्ट है जी। हाँ जी, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ वैल्यूज बता रहे हैं, मैं तो बता ही दूंगा। 999 है तो गलत गल है ना, ये तो मजाक वाली गल। 63 618 618 जी, 618 गलत हैं, सारे गलत हैं, किसी एक भी स्टूडेंट की वैल्यू सही नहीं है। एक बच्चा थोड़ी सी नज़दीक वैल्यू लेकर पहुंचा हुआ है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 150 रुपया है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। 154 हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। 154 है, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेटा एक छोटा सा कुलिया आपको बताने लगा हूं, ये बताएं, ये जो 5150 है इसमें गलत ऐड कर दिया गया हुआ है ना, ये आफ्टर इंक्रीज हुआ। फिर एक फार्मूला लिख लें, ये आपकी जिंदगी में काम आएगा। आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस रेट। और दूसरा फार्मूला भी लिख लें, आफ्टर डेक्रीज बिफोर डेक्रीज इनटू 1 माइनस रेट। एक क्वार्टर का इंटरेस्ट है, क्या है? एक क्वार्टर का इंटरेस्ट। तो रेट अगर मैं क्वार्टरली रेट निकालने की कोशिश करूं, रेट पर क्वार्टर 12% है पर एनम। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो ये 3% बन जाएगा पर क्वार्टर। ठीक है जी, पर एक क्वार्टर का इंटरेस्ट शामिल हुआ है। आफ्टर इंक्रीज 5150 है, बिफोर वाली वैल्यू मुझे चाहिए और रेट है 3% एक क्वार्टर का। ठीक है, तो फिर बिफोर वाली वैल्यू अगर आपने यहां से निकालनी है तो ये क्या होगी? आफ्टर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट, और 5150 तकसीम 1 माइनस 0.03 5000 एग्जैक्टली। इसका मतलब है मुझे सही याद था। अगर ये प्रिंसिपल है तो फिर इसका मतलब है इंटरेस्ट कितना होगा? 5150 माइनस 5000 इज इक्वल टू 100
50, क्रॉस वेरीफाई करें। I इज इक्वल टू PRT से सीखा हुआ है या PRN लिखा हुआ सीखा हुआ है? I इज इक्वल टू PRT या PRN। प्रिंसिपल अगर 5000 हो, रेट अगर 12% हो, 3/12 अगर करें तो आंसर 150 ही आएगा। ठीक है। अब 2-3 ऑप्शंस आ रही होंगी वहां पर। एक ऑप्शन आ रही होगी 150 की, एक ऑप्शन आ रही होगी 154 की, एक ऑप्शन आ रही होगी पूरे साल की कहानी 600 की, एक कहानी आ रही होगी 5150 के ऊपर 12% की। 5150 के ऊपर 12% लगाएं, जरा कितना बनता है? अब मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूं कि क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? 618 कैलकुलेट किया था ना यहां से किसी ने? तो मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही होंगी, गौर से पढ़ना है। अगली बात, एग्जामिनर नॉर्मली आसान वैल्यू ही रखता है। 154 भी क्या थी? राउंडिंग ऑफ वाली वैल्यू नहीं थी। समझ लगी? आपका तो पेपर वैसे ही बहुत आसान है, ऑप्शन सामने मौजूद हैं। मींस गलती कर रहे हो तो भी जज कर सकते हो कि यार गलती हो रही है, जजमेंट मौजूद है स्टिल। R1 में आ जाएंगे, CMA में आ जाएंगे, अगले लेवल पर आ जाएंगे, वहां पर तो ये जजमेंट अवेलेबल नहीं होती। नकल मारने की तो गुंजाइश ही नहीं है। खुद सोचना है, खुद करना है, जैसे भी हम खुद कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं, खुद कर रहे हैं, जुबानी करने वाला काम, या जैसे आपने पहले किया है और परेशान फिरते हैं। हालांकि परेशान वाली तो कहानी है ही नहीं। कल परसों 2 दिन में आपने देखा फाइनल काउंट तो सबसे आसान सवालों में से है। जी बस एडजस्टमेंट आ जाए सही। अब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बात बनेगी। तो अब मुझे बताएं इसकी एंट्री, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी? लोन में गलत मौजूद है, करेक्शन का एक आसान सा रूल लिख लें। करेक्शन करने का एक आसान सा रूल, हाउ टू करेक्ट। जिस आइटम या लाइन आइटम में गलती है उसे रिवर्स कर दें। क्या कर दें? अगर डेबिट गलत हो गया हुआ है तो आप क्या कर दें? क्रेडिट। और क्रेडिट गलत हो गया तो डेबिट कर दें। और जिस लाइन आइटम में को रिकॉर्ड नहीं किया गया उसे क्या कर दें? रिकॉर्ड कर दें। मींस डेबिट नहीं किया गया, डेबिट कर दो। क्रेडिट नहीं किया गया, क्रेडिट कर दो। मुकम्मल एंट्री नहीं लिखी गई, मुकम्मल एंट्री लिख दो। ये बहुत आसान सा रूल ये है। ये आपके लेवल पर भी यही है, इससे अगले लेवल पर FAR 1 में भी यही है। आपके लेवल पर एरर्स वाली कहानी ज़रा सी कम है, फाइनल काउंट में थोड़ी बहुत है, और आपसे अगले लेवल के ऊपर पूरा एक चैप्टर मौजूद है जिसमें से जो आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं वो ITA के ही कोर्स में से पूछे जा रहे हैं ज़्यादा सवाल। नहीं, जिसने अच्छा ITA का कोर्स पढ़ा हुआ है वो उन सवालों को ज़्यादा अच्छे तौर पे कर सकता है अगले लेवल के, और जिसने नहीं अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ उसे अगले लेवल में ज़रा सा मसला होगा, और तो कुछ नहीं होगा। समहाउ हम बैठे हुए हैं अगले लेवल को भी करवाने के लिए। अभी जो सा लेवल है उसको डील करें, ये पास करें। अब क्या लोन गलत क्रेडिट हुआ है तो लोन को क्या कर दूं? और एक्रू
एक्रूड इंटरेस्ट जो नहीं रिकॉर्ड हुआ उसे क्या कर दूं, रिकॉर्ड कर दूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो गया हुआ है ना। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया यार। आंधे आंधे ठंडी हो जाती है। एंट्री 150। अब ये 2 लाइन आइटम्स ठीक हो जाएंगी इससे। कितनी? 2। कौन कौन सी? एक लोन और एक इंटरेस्ट है। करवा दें ठीक। फिर ट्रायल बैलेंस से लोन पिक करें। कितना है जी? 5150। और कहां पर लिखना है ये? लॉन्ग टर्म लोन आप ऐसे लिख रहे होंगे 5150 ट्रायल बैलेंस की वैल्यू, इसमें से 150 क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आपके ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन जो आ रही होंगी उनमें से ये वाली आप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। और एक्रूड एंड अदर पेएबल। अब ये देखें यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट अलहदा से अवेलेबल है या नहीं है, ये बताएं। एक्रूड इंटरेस्ट अवेलेबल है करंट लायबिलिटीज में या नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब कहां पर शामिल होगा ये? बोलें, एंड अदर पेएबल में शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 150 यहां पर 150 ऐड होगा। ठीक। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स की जो भी वैल्यू आ रही है ट्रायल बैलेंस से देखेंगे वो भी यहां पर लिखी हुई आ रही होगी। आपकी ऑप्शन इसी तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी। किधर आ रही है? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। हाँ ये देखें, ये ट्रेड पेबल्स आ रही है। एक्रूअल एंड अदर पेबल्स भी इसका मतलब है शामिल हुए होंगे उसमें, क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स करनी है उसके अंदर जो ऑप्शन दी गई हैं उसमें एक्रूड इंटरेस्ट अलहदा से मेंशन नहीं है और ट्रेड एंड अदर पेबल्स बताया गया है। तो अदर पेबल्स में एक्रूअल्स भी होती हैं। 32, 50, 13, 20 ये दोनों आप पिक करेंगे और सिलेक्शन करते हुए 32, 50 और 13, 20 जमा 150 आप सिलेक्शन करते हुए एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके ये वाली लाइन आइटम को सिलेक्ट कर देंगे जिसमें 150 प्लस हो रहा होगा। ये आ रही होगी, साथ एक 150 माइनस वाली भी आ रही होगी शायद ऑप्शन, और कोई और वैल्यूज भी आ रही होगी। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स पता है? किस बेसिस पे प्लस करते हैं, किस बेसिस पे माइनस करते हैं जी? डेबिट में हाँ ठीक है। और दूसरा रूल, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा और डेबिट लेस होगा। वेल डन, वेल डन। आप तो अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से। पहली एडजस्टमेंट हो गई है। दूसरी एडजस्टमेंट बताएं जी, कौन सी सिलेक्ट करेंगे? सेकंड। किसने बोला सेकंड? आपने? जल्दी जल्दी सोल्व कर दो। तो नजदीक आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, जाओ जाओ। नजर क्यों नहीं आ रहा? और इसमें कौन सी ऐसी कहानी है? इससे ज़्यादा मज़ीद कहानी हो नहीं सकती है। आज बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकती है वैसे तो। एक मिनट, शायद कि हम कोशिश करके ठीक है जी।
जी कौन सी एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, पहले वाली क्या दूसरे वाली? चलें जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 फरमाइश ही आई है। मेरा तो ख्याल था मैं सबसे पहले इन्वेंट्री वाली करवा दूं, बाकी तो आप करते ही रहेंगे। इस एडजस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री वाली करेंगे इंशाल्लाह। करें जी, जल्दी जल्दी सॉल्व करें इसे। A machine costing 450 was received on 1st October 17 against 100% advance payment. Advance has not yet been adjusted due to non-receipt of the invoice. एक मशीन ख़रीदी गई है और यहाँ कहीं पे एडवांस आ रहा होगा, कहीं पर ट्रायल बैलेंस में प्री पेमेंट एंड एडवांसेस। तो आप एक हिसाब से एडवांसेस को डील कर रहे हैं। ओ यस हैं, जी बच्चों ये आ गई एडजस्टमेंट, किधर लिखी गई है? जल्दी करें जल्दी। एंट्री एडवांस को क्रेडिट कर देंगे और एसेट को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं लिखा गया, इसलिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट। और एडवांस को एडजस्ट नहीं किया गया तो एडवांस को क्या कर देंगे आप? क्रेडिट कर देंगे। 450 100% एडवांस था, इस वजह से कितनी वैल्यू बनेगी? 450। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, साइलेंट प्लीज। ये जो नया एडिशन हुई है ये 1 अक्टूबर 17 को ही है। इसकी बेसिस पर इस एसेट की डेप्रीसिएशन कितनी होगी? 3 माह की। 450 मल्टीप्लाई बाय रेट होगा कोई ना कोई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 15% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओपनिंग एसेट्स की बात अभी नहीं कर रहा मैं, अभी जस्ट डेप्रीसिएशन ऑफ एडिशन की बात की है। 0.15 इंटू 3/12 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 16 16.875 450 के ऊपर 4,50,000 के ऊपर 16,000 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो ट्रायल बैलेंस मेरा ख्याल ₹1000 में दिया हुआ है। यस, तो अब ये यहाँ पर 2 लाइन आइटम्स कुछ बेहतर हो रही हैं। नंबर 1 PPE, नंबर 2 एडवांसेस, ये ठीक होंगे। PPE 12,500 में 450 क्या कर देंगे हम? ऐड अप कर देंगे। PPE 12,500, इसमें 450 ऐड कर देंगे, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो भी आएगी वो माइनस हो रही होगी, और इस साल की भी डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और एडवांसेस, प्री पेमेंट एंड एडवांसेस कितनी आ रहे थे? इसमें से समहाउ 450 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक हो गया? बाकी की एडजस्टमेंट आप देख लेंगे और ख़ुद ही कर लेंगे, आपको सोल्यूशन इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी एडजस्टमेंट देखते चले जाएं जल्दी जल्दी, यही तरीकाकार है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 23,580। अब इन्वेंट्री की डीलिंग करवाने लगा हूँ।
कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रायल बैलेंस में 23,580 आ रहा है और स्टॉक कितना आ रहा है 3900। ये दोनों चीज़ें पिक करते हैं और एंट्रीज को देखते हैं। स्टॉक एंड ट्रेड और कॉस्ट ऑफ सेल्स 3900, स्टॉक एंड ट्रेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3900 था, 23,850 था। इन्वेंट्री थी 3900 की, ठीक है जी। करंट एसेट में स्टॉक था 3900 का। दोबारा से देख लेते हैं, 23,850 की वैल्यू थी, 23,580 थी और 3900, 23,580। अब नॉर्मली ज़्यादातर इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पहली होती है, अब भी चांसेस यही है पहली ही होगी। और भी हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं इसी के। लें जी, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख लिया हूँ। स्टॉक जो करंट एसेट में आ रहा था वो था 3900, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आ रही थी वो थी 23,580। मैं यहीं पे प्लस माइनस कर दूंगा। While carrying out the physical inventory count at year end, following matters were identified। नीचे दिए गए कुछ मैटर्स हैं, ये आइडेंटिफाई हुए। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर स्लाइटली डिफेक्टिव, कुछ डिफेक्टिव थे। These can be sold for 1130 आफ्टर इंक्रिंग कॉस्ट ऑफ 200। मुझे एनआरवी एडजस्टमेंट की वैल्यू चाहिए आपसे। एक 930 देख लेना। एनआरवी एडजस्टमेंट, एनआरवी की नहीं बात कर रहा, एनआरवी एडजस्टमेंट की वैल्यू, कितनी वैल्यू कम करनी है। कल वर्किंग करवाई है मैंने, वर्किंग का फॉर्मेट वही रखना है। सोल्यूशन मुझे चेक करवा लेना एक दफ़ा, हार्ड फॉर्म में दे दो तो अच्छी बात है कि वहाँ पे अपलोड कर दिया और वहाँ ड्राइव में रख दे, क्वेश्चन भी सोल्यूशन भी, और मुझे बस बता दिया करें आपने रख दिया। जल्दी करो ना भाई, वैल्यू करो। 70,000 जी, क्या तो लॉस ही तो, एनआरवी एडजस्टमेंट मीन एनआरवी लॉस, ये जो सा मर्जी नाम ले लें आप। 70,000 का लॉस, सबने 70,000 निकाला। इधर से कितना है लॉस जी? 750, 70, मेजॉरिटी कह रही है जी 70 का लॉस बुक कर दें। गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर स्लाइटली डिफेक्टिव। अब आपके पास आ गई कॉस्ट 1000 की, आपको दूसरी चीज वर्कआउट करनी है एनआरवी। एनआरवी है सेल माइनस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू कंप्लीट, ये दोनों लेस करना है। सेल प्राइस ये बेच सकता है 1130 में, लेकिन खर्चा कितना करना पड़ेगा 200 का। तो एनआरवी कितने की हो गई 900,
930। तो कॉस्ट 1000 है, इस 1000 से पहुंचाना इसको 930, यानी कि इन दोनों में से जो लोअर है 930 है, इस पर पहुंचाना है आपने, जो इन दोनों में से लोअर है। अगर 930 पर पहुंचाना है तो 70 की क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल लॉस नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है, एनआरवी एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। कॉस्ट और एनआरवी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एनआरवी एडजस्टमेंट। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो, एनआरवी कम हो, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे एनआरवी एडजस्टमेंट, और उसकी एक ही एंट्री है। कौन सी एंट्री कल पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। 70 से आप ये वाली एडजस्टमेंट करेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में की नेचर डेबिट है, इसकी नेचर भी डेबिट है। डेबिट में डेबिट क्या होता है, ऐड होता है, और डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है, लेस। आपको इस तरीके से लाइन आइटम नजर आ रही होगी सॉफ्टवेयर में। दूसरी एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग 670 परचेज्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू अ सप्लायर ऑन 28 दिसंबर 17, बट द रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं की। खरीदी हुई चीजें हैं जो आपने खरीदी थी और वो आपने क्या कर दी है, रिटर्न कर दिया, लेकिन आपने एंट्री पास, सिस्टम कौन सा, परपेचुअल। परपेचुअल में परचेज का लफ्ज नहीं आना, कौन सा आना है, इन्वेंट्री। अब परचेज रिटर्न नहीं, क्या लफ्ज लिखेंगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई, चली गई, व्हाट शुड बी डेबिटेड, पेएबल। तो आपकी एंट्री बनेगी ट्रेड पेएबल डेबिट या क्रेडिटर क्रेडिट, वो डेबिट, और इन्वेंटरी क्रेडिट। कॉस्ट कितनी थी इसकी, 670, 670 की ये एडजस्टमेंट। अब क्रेडिटर की नेचर क्या होती है, क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं, वो डेबिट हो रहे हो तो क्या करेंगे, -670 करेंगे। और इन्वेंट्री की नेचर क्या है, डेबिट। ये क्रेडिट हो रही होगी तो ये क्या होगी, -670। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो गई। सो सिंपल, एंट्री बनानी है, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का ख्याल रखना है, और जैसे एंट्री बनेगी उस हिसाब से प्लस माइनस हो रहा होगा। प्लस माइनस की साइंस आपको आधी आती है, बाकी की आधी कल पता चल गई है। एंट्री अगर आपने सही बना ली तो आंसर शरीफ क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, और अगर आपने एंट्री गलत बना ली तो आंसर भी क्या हो जाएगा। एक अच्छी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि आपने एडजस्टमेंट बनाई और वो एडजस्टमेंट नजर ही नहीं आई आपको, तो इसका मतलब आपने एडजस्टमेंट गलत बनाई है। लेकिन एक मसला दूसरा मौजूद है कि जौन साहब ने गलत काम किया है, एग्जामिनर वो भी सोच के बैठा होता है कि ये बच्चे ये वाला काम गलत करेंगे, और वो वाली ऑप्शन भी क्या की होगी, उसने फिट इन की होगी। अगर ऐसा है तो फिर स्टूडेंट तो जल्दी जल्दी कहेगा यस, मेरा तो सवाल बिल्कुल ठीक, ये जबरदस्त, मैं तो बिल्कुल सही करके आया था, पता नहीं आई क्या क्यों फेल कर देता है। ये स्टूडेंट कहते हैं। असल में गलतियां हमारी जाती होती हैं। ये छोटी छोटी सी गलतियां ढेर सारी जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ढेर सारे मार्क्स कट जाते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट। तो ये था परपेचुअल सिस्टम की कहानी। अब प्लस माइनस की साइंस आपको सिखा चुका हूं, आपने जस्ट क्या करना है, प्लस माइनस की साइंस के मुताबिक एडजस्टमेंट्स को वर्कआउट करना है। एक फेवर जरूर कर सकता हूं, मैंने कोई 7-8 सवाल सॉल्व किए हुए हैं जिसमें एंट्रीज भी बनाई हुई हैं। लाइक ये वाला सवाल है जो भी आपको करवा रहा हूं, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर एडजस्टमेंट की ये वाली वैल्यू मैंने प्लस की हुई है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, अभी की ना आपने भी।
यहाँ पर एडजस्टमेंट्स हैं, ये वाली एडजस्टमेंट्स को अलग रखा हुआ है। फिर बच्चे समझ जाएं अच्छे तरीके से, उसके लिए मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा काम मज़ीद भी किया हुआ है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एडजस्टमेंट आई। क्या अभी आपने यही वाली एडजस्टमेंट्स की हैं? दो की हैं। एंट्रीज भी यहाँ पर ही हमने बनाई हैं। अब अगर स्टूडेंट्स को 6-7 अच्छे सवाल दे दिए जाएं विद एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज, तो क्या उनको अच्छे तौर पे परफॉर्म कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? आई कैप के जो आंसर हैं उनके अंदर क्या एडजस्टमेंट्स बनी हुई हैं या नहीं? क्या इस तरह से जनरल एंट्रीज बनाकर दी हुई हैं या नहीं? आई कैप के आंसर में ऐसी एंट्रीज नहीं है। ये वो वाले सवालों के सॉल्यूशन मैंने बनाए हुए हैं जो हिस्ट्री में पास पेपर्स आ चुके हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पास पेपर्स आ चुके हुए हैं, उनके बनाए हुए हैं। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अभी आए ना, कुछ अर्सा पहले, इसी साल के शुरू में आए शायद, या पिछले साल के एंड पर आए होंगे। ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, ये तीनों एंट्रीज आपने अभी की थी थोड़ी देर पहले। तो ये एंट्रीज जो हैं ये मैंने बना कर रखी हुई हैं। आपको ये आज का तो पीडीएफ मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह जो मैंने सवाल बनाए हुए हैं उसका एक पीडीएफ बनाकर आपके साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप उसको क्या करें, 3-4 दिन लगाकर अच्छी प्रैक्टिस कर लें। होपफुली फाइनल काउंट का जो आपके सर के ऊपर हुआ है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये रिजॉल्व हो जाएगा। डन? कल वाला तो पहुंच गया होगा। वो तो अब बात ही है, कल तो हमने सॉफ्टवेयर वाली कहानी की थी, या दूसरा पीडीएफ कह रहे हैं? दूसरा पीडीएफ पहुंच गया होगा यार, नहीं पहुंचा? ये इन्वेंट्री का पीडीएफ होना चाहिए, मैंने पहुंचा दिया होगा शायद। ये देर नहीं है। यार ये कल मैंने रखा था 6 नवंबर को 17:05 पे ये पीडीएफ बना था और मौजूद है। 17:05 मीन्स 5:05 गालबन, तो ये ऑलरेडी मौजूद है इन्वेंट्री का। बस नाम नहीं लिखा हुआ बेटा, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं। लेट्स स्टार्ट। बाकी की एडजस्टमेंट डिस्कस कर देता हूं ताकि आप सवाल अच्छे तरीके पे सॉल्व कर लें। अगली एडजस्टमेंट कौन सी करना पसंद करेंगे? पहली 3 एडजस्टमेंट्स हो चुकी। मेंटेनेंस सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज कौन सी जगह पर ऐड अप हुई होंगी बजाय बच्चों? मेंटेनेंस सर्विसेज कौन सी इनकम? मोस्ट प्रोबेबली अदर इनकम में। एंट्री बताएं। इसी तो बहुत आसान एंट्री है, अ वेरी इजी एंट्री। एंट्री मैं ये नहीं पूछा एक्रूड इनकम है या नहीं है, मैंने एंट्री पूछी है। जस्ट एंट्री। एंट्री बताते हो कुछ होता है? क्या होता है? कुछ कुछ होता है। एंट्रीज नहीं आती क्या? बस ये पता ही है एक्रूड इनकम है तो उसकी एंट्री भी आनी चाहिए। हाँ
वेल डन। एक्रूड इनकम डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट। एक्रूड इनकम का दूसरा नाम है थोड़ी मेहरबानी, रसीवेबल। क्या होता है? रसीवेबल। आसान एंट्री है रसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। 1.5 लाख की एंट्री है, ₹1000 में 3 सफर काटे गए। रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट मेंटेनेंस सर्विसेज रेंडर कर दी थी, उसकी एंट्री अगले साल में रिकॉर्ड की है। होनी कहाँ पे चाहिए? इस साल। तो इस साल में रिकॉर्ड कर देंगे और अगले साल में गलत है, उस साल में जब उस साल का काम करेंगे तो उस साल में क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ठीक है? तो सो सिंपल। रिसीवेबल ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल शो हो रहा हो या रिसीवेबल शो हो रहा हो, उसके अंदर क्या हो रहा होगा? ये ऐड हो रहा होगा। इनकम में भी क्या हो रहा होगा? ये ऐड हो रहा होगा। इनकम की नेचर क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? एसेट्स, करंट एसेट्स की नेचर। डेबिट में डेबिट क्या होगा? बस आपने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के तहत ऐड प्लस कर देना बस। लेकिन बेस क्या है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपको आती होगी, फाइनल काउंट हो जाएगा। नहीं तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लस माइनस, ये वाला ठीक, ये वाला ठीक। आप तो 15 मिनट में सवाल सॉल्व करके बाहर आ सकते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी जरूर है, लेकिन सिर्फ एक दफा इसके ऊपर नहीं कि बस बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो सही जगह पे टिक लगेगा। उससे अल्लाह ताला की मदद आएगी, और अगर आपने सही तरीके से कोशिश की तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है? तुक्के के लिए नहीं इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेंटेनेंस सर्विसेज की एंट्री हो गई। सबसे आसान एंट्री ये वाली थी। बताएं जी कौन सा है थर्ड वाला? हाँ जी, थर्ड वाला रहता है जी। सबसे अच्छी एडजस्टमेंट शायद ये वाली होगी। बोल्ड भी हुआ है दरमियान में। करें जी। नहीं, टाइमलाइन वगैरह बनाएं और फिर इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री सही वाली पास करें। ईयर एंड 31 दिसंबर 17 है गालिबन, या 30 जून है। दिसंबर 17 ईयर एंड है जी। जितनी भी एंट्रीज बननी चाहिए वो बनाएं। ईयर एंड 31 दिसंबर 17 है। हमेशा टाइमलाइन का सहारा ले लिया करें। ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं होता, ये आपकी भी वर्किंग है। पूरी एंट्री मुकम्मल। इनकम को डेबिट कर दूं? अच्छा, ये बच्चे ने लिखवाई है। क्या करूं जी? इनकम डेबिट 3,40,500। अच्छा जी, और कितना? यही गलत है। गलत है, बगैर देखी कह रहा हूं गलत है। फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। क्या? मुझे ज़ुबानी याद है ही नहीं। मैं कोई भी अकाउंटिंग में ज़ुबानी सवाल नहीं याद करता। अगर मैं ज़ुबानी सवाल याद करने बैठ जाऊँ ना तो बस फिर मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ा चुका। फिर तो सारे सवाल गुड़बुड़ हो जाएंगे। मैं जस्ट एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ और एडजस्टमेंट करवा रहा होता हूँ,
उसकी लॉजिक्स के तहत। कल परसों भी सवाल फर्स्ट टाइम ही देख रहे थे ना, साथ साथ करते हुए मैच हो गया था कि नहीं हुआ था? बड़े तामुल मिजाजी से करने वाली एंट्री है। अब कुछ बेहतर जा रहे हो, शायद 60,000 भी ठीक हो, मे बी मे नॉट बी। सिक्सटी आ रहा है, अनअर्न्ड इनकम 60 आ रही है। चलें, कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्ट्री नज़दीक पहुँचे हैं शायद। ये एंट्री गलत है, मैंने पहले ही बोल दिया था जनाब। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, गौर से पढ़ना मकसद है। कहता है 50 इस तारीख पर 1 अक्टूबर 17, ऐसे काम किया करें। 1 अक्टूबर 17 50% एडवांस रिसीव्ड, पैसे रिसीव हो गए फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 480। पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट यहां से लेकर यहां तक होगा, जो कि क्या होगा 4,80,000। 50% कितना होता है 240। यहां पर रिसीव किया होगा 240, ठीक। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट वुड बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो तो यहां पर होगा एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इस साल के हिसाब से क्या हुआ है, सर्विसेज आर रेंडर्ड इवनली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो यहां पर अगर आप स्टैंड अप करें तो फिर ये जो 240 आया ये 6 महीने का है एक हिसाब से। कितने महीने का? 6 महीने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अर्न हो गया है और बाकी अर्न नहीं हुआ। फॉर एन एनुअल वाज क्रेडिटेड टू मिसलेनियस। चाचा असलम ने क्या एंट्री पास की है? चाचा असलम ने इनकम को क्रेडिट कर दिया हुआ है 2,40,000, जो कि क्या है गलत है। इनकम बनती कितने की है? 3 महीने की 120 की इनकम बनती है और 120 की इन एडवांस है। तो एंट्री बिल्कुल ठीक है, बन गई आपकी कि ठीक करते हुए आप इनकम डेबिट कर देंगे और इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट कर देंगे 120, ठीक है। मैंने तो पहले की बात की थी, जब आपने 120 बोला मैंने कहा अब ठीक लग रहा है काफी हद तक। अब कैलकुलेशन मुझे नहीं याद थी ना, मैं करता होता हूं, मैं तो जस्ट सिचुएशन के ऊपर कोशिश करता हूं मैं डील करवाऊं बच्चों को। इस लाइन का मतलब क्या है? इवनली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। इस लाइन का मतलब क्या है? हर महीने एक जैसा, हर वीक एक जैसा, हर दिन एक जैसा। इवनली थ्रू आउट द पीरियड, एक साल है तो एक जैसा हर महीने एक जैसी इनकम जनरेट होनी है, एक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये नहीं है कि जी एक महीने में 30% सर्विसेज तो अगले महीने में 20% सर्विसेज, उससे अगले महीने में 40% सर्विस, ऐसा नहीं। अब अगर आपने रेक्टिफाइंग एंट्री बना ली है तो क्या आप इनकम में जाकर क्या करेंगे? इनकम में प्लस करेंगे माइनस करेंगे? इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट में डेबिट क्या होगा?
लेस होगा। इन एडवांस की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है, लायबिलिटी है। बेटा इनकम के लिहाज से तो ये वाली डीलिंग की, इनकम में से लेस होगा और अनअर्न्ड इनकम में जाके क्या होगा? एड अप होगा। ठीक है, इनकम की नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है, ये वाला लेस होगा। और अनअर्न्ड जो करंट लायबिलिटी में अनअर्न्ड लिखा होगा उसमें ये वाला क्या होगा? जाके प्लस 120 होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी करना चाहेंगे? ये भी होगी, ये भी होगी। रेंट एंड इंश्योरेंस में शामिल है। अच्छा, ये अप्रूवल की है, टाइम है। अब ये दो एडजस्टमेंट्स डील करनी है हमने, बाकी तो सारी हो गई है ना। एज एनालिसिस आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री है। ये क्या कहानी हो गई है? मैं नहीं बोलता भाई। चलें जी, क्या एडजस्टमेंट कह रही है जी? रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड, कल मतलब बताया था इंक्लूड का, यहां पे क्या है? चांसेस है यहां से क्या करना पड़ेगा? गेट आउट। रेंट एंड इंश्योरेंस दोनों एक्सपेंस है, इनमें से कुछ ना कुछ आउट करना पड़ेगा। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 8 लाख, ये वाला अगर बुलेट लगा हो तो उसको साथ मिला के पढ़ते हैं। रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 8 लाख, उसमें 8 लाख शामिल है। फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज्ड बाय टी फॉर द डिपार्टमेंट हेड एंड द ओनर्स फैमिली मेंबर, the premium pertaining to the owner's family member is 2 लाख। The policy is valid up to 30 जून 18। ये बताएं कि जो पॉलिसी होगी ऑनर की पर्सनल, उसका एक्रूअल पेमेंट वगैरह का कोई ख्याल नहीं रखना, बस वो अगर पेमेंट कर दिया तो वो कहां पर जानी चाहिए? ड्राइंग्स में जानी चाहिए। बिजनेस से कोई भी पैसा पर्सनल यूज के लिए पे हो जाए तो वो क्या होती है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट होना था, कर दिया हुआ है एक्सपेंस डेबिट और कैश, तो ठीक करने के लिए क्या कर दिया जाए? ड्राइंग्स डेबिट कर दी जाए और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया जाए। ड्राइंग्स डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 2 लाख से। ये पहला काम ठीक हो गया। अब 8 लाख में से 2 लाख निकल गए, बाकी कितने रह गए? 6 लाख की क्या करनी है? एक्रूवल। 31 दिसंबर 17 है। पॉलिसी शुरू कब से हो रही है या एंड कब हो रही है? एंड कब हो रही है जी? 30 जून तक। तो यहां पर आता है 30 जून, स्टार्ट कब हुई होगी? यहां पर। तो 30 जून 18 हमारे साल से रिलेटेड कितने हुए? 6 माह। 6 महीने के इजाफी एक्सपेंस पे कर दिया हुआ है, मींस प्री पेड है। तो 6 लाख में से आधा क्या है? प्री पेड, यानी 3 लाख अगले साल से बिलोंग करता है।
तो एंट्री होती है उसकी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस। एक एंट्री आपकी ये हो जाएगी। प्रीपेड की नेचर डेबिट है, ये ऐड हो जाएगा, और रेंट एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, ये क्रेडिट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। खत्म, मुश्किल तो नहीं। 1200 पेड अगेंस्ट दी एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त 18। रेंट एंड इंश्योरेंस में शामिल है 12 लाख। पेड अगेंस्ट दी एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 दिसंबर 18। एक साल का रेंट मुकम्मल तौर पर पे कर दिया। अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट द रेंट पेड वुड नॉट बी रिफंडेड इन केस द बिल्डिंग इज वैकेटेड अर्लियर। ये हम वापस, ये रेंट वापस नहीं होगा। जी बताएं क्या एडजस्टमेंट की जाए। ठीक है, हाँ तो कितना प्रीपेमेंट होनी चाहिए अगले साल से रिलेटेड? ये अगली लाइन बेशक आप काट दें, अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट, या आपके लेवल की नहीं रही हुई। एक ज़माने में हुआ करती थी, आपके ज़माने की, यह सच नहीं है। क्या होगा, कैसे? 8 माह, 8 माह अगले हैं, अगले साल से रिलेटेड, तो 8 माह का बिल्कुल यही काम हो जाएगा। आपकी एंट्री बन जाएगी यही वाली, प्रीपेड डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 8 लाख रुपया 8 मंथ की। 12 लाख तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 8। आपको तो आता है यार, ज़बरदस्त, बेहतरीन। चलें जी, प्रोविजन की वैल्यू बना दें फिर। क्या रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट हुई है? इतनी सारी जगहों पे रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट हुई हो? हुई थी कोई? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, एक हुई है, वो तो ट्रेड रिसीवेबल ही ना थे। चीज़ें कौन सी बेच रहे हैं? वो तो मेंटेनेंस सर्विसेज से रिलेटेड थी ना। वो मिसलिनियस इनकम से रिलेटेड थी, मेंटेनेंस सर्विसेज। हम सेल कर रहे हैं और बिजनेस है हमारा पता नहीं किस चीज़ का। ला हो गया।
प्रोविजन की कैलकुलेशन हो गई कि नहीं? 2216 नहीं, मैं नहीं मानता, गलत है। गलत है। फार्मूला क्या होता है प्रोविजन कैलकुलेट करने का? कैसे कैलकुलेट की जाती है? फार्मूला प्रोविजन की कैलकुलेशन का फार्मूला किया हुआ है आपने। जनरल अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पेसिफिक चलो माइनस कर दिया, इसमें तो स्पेसिफिक की कहानी नहीं है, ये तो एज एनालिसिस के तहत है। हैं? नहीं किया? थोड़ी मेहरबानी यार, करवाया लेकिन इतना पता नहीं है। कोई मसला नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। बहुत ही आसान सा तरीका है प्रोविजन कैलकुलेट करने का, छोटा सा फार्मूला है। शॉर्ट वर्ड्स तो पता है ना, PFDD का नहीं पता? ये लफ्ज भी नहीं पता? नहीं पता थे ना सही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका दूसरा नाम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। रिसीवेबल का बैलेंस इनटू रेट ऑफ प्रोविजन, बस ये फार्मूला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरेट डाउन बनाने का फार्मूला है रिसीवेबल का कैरेट डाउन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रोविजन। चाहे स्पेसिफिक अलाउंस हो चाहे जनरल अलाउंस हो, फार्मूला यही है। चाहे एज एनालिसिस हो, फार्मूला यही है। बात समझ लगी? जो आप लोग बता रहे हैं कि डेटर के बैलेंस में से स्पेसिफिक वाले को अलहदा करें, तो वो रिसीवेबल का बैलेंस जनरल बनाने के लिए होता है। समझो अभी बात चली है, तो ये करवाने के बाद मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी बात जनरल की भी बात कर दी जाए। चलें जी, रिसीवेबल का बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट लेस देन 1 मंथ। ऐसे कस्टमर जो कम पुराने हैं, अभी अभी कुछ अरसा पहले उन्हें सेल किया है, उसके डाउटफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या जो 1 साल पुराने होंगे उनके चांसेस ज़्यादा होंगे? 1 साल पुराने के डाउटफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये पूरी एज एनालिसिस की गई है कि जो 3 महीने से कम के डेटर हैं वो क्या है, 1900, और ये प्रोविजन की परसेंटेज इसकी क्या है, 0%। ये उससे पुराने आ गए 4 से 6 महीने वाले, इनका बैलेंस टोटल 1000 है, इसके ऊपर प्रोविजन कितनी लगानी है, 5%। 7 से 12 महीनों का बैलेंस 900 है, उस पर रेट ऑफ प्रोविजन क्या है, 10%। मोर देन 1 ईयर से रिलेटेड बैलेंस है 530, रेट ऑफ प्रोविजन क्या है, टोटल डेटर्स कितने के हैं, 4400।
और हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कितने के आ रहे हैं? चलो भाई ट्रायल बैलेंस आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल 44। बाजुकात होता ही है कि जी इनमें से कहा जाता है इनमें से एक बंदे को क्या कर दो, बैड कर दो। तो अगर बैड करना है से 200 रुपया अगर मुझे बैड करना है, बैड डेट करना है, और कहा यह गया है कि वो 1 साल से पुराना बंदा है, जो क्या हो गया, बैड हो गया, तो इसका मतलब है मैं एक एंट्री पास करूंगा, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट 200। ये था 1 ईयर ओल्ड की कैटेगरी में से। अगर ऐसा है तो मैंने क्या डेटर में एडजस्टमेंट कर दी? क्या फिर मेरा बैलेंस कौन से वाला चेंज होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये वाला 530 वाला चेंज होगा? तो जिस कैटेगरी में से बैड डेट का बोलेगा उस कैटेगरी में से क्या करना है आपने, कम कर दें। लास्ट में लग गई जी। तो अब कैटेगरी कौन सी में से मैंने किया, इस कैटेगरी में से एडजस्टमेंट कर दी। क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ था, लेकिन समझाने के लिए आपको कहा कि जिसमें से क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ओवरऑल 4400 में से भी माइनस हो जाएगा 200, तो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे मेरे, 4200। अब आपने प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन का फार्मूला सामने लिखा हुआ है। 1970 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 1000 को मल्टीप्लाई, 1000 बैलेंस है, इसका रेट कितना है 5%, 900 का कितना है 10%, और 530 में से 200 निकल गए, बाकी कितने रह गए 330। 330 का परसेंटेज क्या होगी 20%। पास में लग गई जी। अब आप इसका बैलेंस बना दें। ये क्या बना 50, 90, 66, टोटल क्या हो गया 20। अब मैंने ये एडिशनल एंट्री बनाई है बच्चों, नॉट इंक्लूडेड इन क्वेश्चन, समझाने के लिए नई एंट्री बनाई है आपको, ताकि आपको समझ लग जाए। ये अब आपका आ गया प्रोविजन का कैरिड डाउन। फिर एक काम होता है कि आप एक छोटा सा काम करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या काम करें, टी अकाउंट बनाएं। ये है कैरिड डाउन 206 जो आपने वर्कआउट किया है। एक आ रहा होगा इसका बीडी ट्रायल बैलेंस में से पिक करेंगे, पता नहीं कितना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बीडी कितना है बच्चों 220। अब ये देखेंगे ये इंक्रीज आई या डिक्रीज आई। 220 यहां पर आपने लिख दिया 220, ओपनिंग आपने देख के ट्रायल बैलेंस से लिख दिया। अब डिक्रीज इन प्रोविजन है या इंक्रीज इन प्रोविजन, कितने से एंट्री, अलाउंस डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो एक एंट्री आपने ये बनाई, इससे बैड डेट इफेक्ट होंगे, इससे डेटर भी इफेक्ट होंगे, और दूसरी एंट्री आपने ये बनाई जो कि बनी अलाउंस डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। क्लियर हो गया? तो एज एनालिसिस हो, जनरल अलाउंस की कहानी हो, जो सी मर्जी कहानी हो, फार्मूला एक ही है, डेटर का बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रोविजन इज इक्वल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस। जी 530 में से 530 में से 200 माइनस किए, जो मैंने एडजस्टमेंट सोची, नई एडजस्टमेंट अभी ये शामिल नहीं है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जेन्युइनली ये वाली वैल्यू नहीं बनेगी। जेन्युइनली कितनी बनेगी बताएं, 530 के ऊपर 20%, 106, और फिर वो फिर इंक्रीज इन प्रोविजन के ऊपर जा रही होगी कहानी।
वो बुक में हुआ है, वो इसके अंदर सोल्यूशन में हुआ है, ये तो आपको समझा रहा था बस। वो ये बैलेंस बना हुआ है 246 बैलेंस रेट अमाउंट, ये उसका टी अकाउंट बना हुआ है, बीडी सीडी, यहां पर इंक्रीज इन प्रोविजन आ रहा है। तो ओरिजिनल आंसर में इंक्रीज है, जो हमने बैड डेट की एक एंट्री बना ली उसके हिसाब से क्या है, डिक्रीज बन गई। अब अगर यही जनरल प्रोविजन होती, कितना टाइम रह गया जमात में, नमाज पढ़ते हैं वापस आगे करेंगे जी, टाइम नहीं है, 5 मिनट रह गए हैं, मस्जिद पहुंचने में भी टाइम लगेगा जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर नमाज प्रेयर। उम्मीद है सबने नमाज पढ़ ली होगी और बहुत सारे लोगों ने जमात के साथ पढ़ ली होगी। अच्छी बात है कि जमात के साथ पढ़ लें मर्द हजरात। आगाज़ करते हैं जी BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन की समरी। दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, एक कैश बुक और एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक के अंदर हमारा रिकॉर्ड होता है जो हम अपनी किताबों में लिखते हैं, मींस हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वो ही उसका दूसरा नाम कैश बुक है। कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक बेसिकली 3 कॉलम होते हैं इसके कैश बुक के, जो कि आपने कौन से चैप्टर में पढ़े हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में शायद पढ़े हुए हैं, 3rd चैप्टर। चलें, कैश बुक, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है और एक डिस्काउंट का कॉलम होता है, ऐसे ही है। इसी तरह कैश का, बैंक का और डिस्काउंट। अगर हम इन 2 कॉलम को साइड लाइन कर दें, डिस्काउंट और कैश के कॉलम को, तो एंड पर कौन सा कॉलम बच जाता है, एक बैंक का कॉलम या फिर बैंक का अकाउंट। एक ही चीज के क्या हैं, 2 नाम हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट लिखा हो या कैश बुक का बैंक कॉलम। अब इसके अंदर जोन सी गलतियां होंगी, जोन सी चीज़ें ओमिट हुई होंगी, वो हमने कैश बुक में लिखनी है। जो जनरल एंट्रीज हमारी किताबों में होनी चाहिए थी हमने नहीं की हुई, वो क्या करेंगे, हम एंट्रीज अपनी कैश बुक में या बैंक के अकाउंट में पास करेंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी एंट्रीज, ये बैंक का अकाउंट है, बैंक का अनएडजस्टेड बैलेंस, ऐसा बैलेंस जो पहले से कुछ एंट्रीज करने के बाद आया हुआ है। ऑब्वियसली पूरा साल सारी एंट्रीज तो होती रही होंगी ना, चंद एक मिसिंग रह गई होंगी, जो मिसिंग रह गई हैं वो बाकी की हमने करनी है, परफॉर्म करनी है। तो तब तक का बैलेंस कोई आ गया होगा, या वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। चाचा असलम का तो पता चल गया हुआ है, चाचा असलम हमारा करेक्टर जो अकाउंटिंग की एंट्रीज करते हैं, वो एंट्रीज कर चुके हुए हैं, वो सारी एंट्रीज वो कर चुके हुए हैं। कुछ एंट्रीज पेंडिंग हैं, जो एंट्रीज पेंडिंग है वो हमने अब परफॉर्म करनी है। कौन कौन सी पेंडिंग हो सकती हैं, हो सकता है कि जब हम बैंक स्टेटमेंट से कंपैरिजन करें तो बैंक के अंदर इंटरेस्ट की इनकम आई हो या डिविडेंड की इनकम आई हो जो हमने रिकॉर्ड ना की हो। हमारा डेबिट बैंक का क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये तो पता है हमारा डेबिट बैंक का। तो बैंक की क्रेडिट साइड पर से अगर हम वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, टिकिंग कर रहे होंगे, अपनी कैश बुक से मैच कर रहे होंगे, कुछ एंट्री स्टिक नहीं होंगी। जो एंट्री स्टिक नहीं होंगी इसका मतलब है हमने वो अभी परफॉर्म नहीं की। बैंक स्टेटमेंट में कुछ खाली एंट्रीज रह जाएंगी, वहां से पता चलेगा हमारे क्या नाम है, जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी डिविडेंड आ गया, वहां से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहां से क्या आ गया, डिविडेंड, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। अब हमें पता ही नहीं चला, हम एंट्री पास नहीं कर सके। हम बैंक स्टेटमेंट से देख के एंट्री पास कर देंगे, बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, उसकी एंट्री पास नहीं की, हम एंट्री पास कर देंगे बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। किसी कस्टमर ने हमारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी, हमें बताया नहीं,
हमें पता नहीं चला। बैंक स्टेटमेंट से टिकिंग की, पता चला 3 लाख रुपया आया पड़ा हुआ है। किस चीज़ का है? पता किया गया कि हमारे कस्टमर ने भेजा हुआ है, फलाने कस्टमर ने भेजा हुआ है। बैंक डेबिट, फलाना कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट ट्रांसफर होगी। बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, डेटर से पैसा आ गया। ठीक, हमने चेक इशू किया हुआ था, चेक हमने इशू किया हुआ था, क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट किया हुआ था। हमने चेक दिया क्रेडिटर को, क्रेडिटर ने दराज में रखा और दराज में रख के भूल गया, खुद उमरा करने चला गया, खुद हज करने चला गया, वो बाहर गया, बाहर से वापस आया, भूला हुआ है। 6 महीने का टाइम गुजर गया। अब 6 महीने से वो हमारा अनप्रेजेंटेड चेक अगले से महीने से अगले महीने आता चला जा रहा है। 6 महीने गुजरेंगे, ये अब हो गया टाइम बार्ड। अब अगर क्रेडिटर दराज खोल के चेक निकाल कर बैंक में ले भी जाता है तो भी ये क्लियर नहीं हो सकता। तो जो ही ये टाइम बार्ड हुआ, 6 महीने मुकम्मल हुए, तो हमने फौरी तौर पे जो एंट्री पास की थी क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट 6 महीने पहले, उसकी क्या कर देनी है? रिवर्सल। जो ही पता चला, जो ही टाइम गुजर गया, महीना एंड हो गया, टाइम गुजर गया, हमने एंट्री पास कर देनी है। क्या एंट्री पास कर देनी है? बैंक डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक, फिर बैंक स्टेटमेंट्स में टिकिंग की, पता चला कुछ बैंक ने चार्जेस काटे हुए हैं, चेकबुक के चार्जेस हैं, कोई और कमीशन के चार्जेस हैं, पे ऑर्डर बनवाने के चार्जेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हैं जो हमने एंटर नहीं किए हुए। ये हमें मिलेंगे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से। तो हमारी कौन सी साइड होगी? क्रेडिट। बैंक क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये एंट्री होगी। हमने लोन लिया हुआ था, बैंक ने डायरेक्टली पैसे हमारे अकाउंट से काट लिए, हमें पता नहीं चला, इंटरेस्ट चला गया बैंक के पास। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। हमने बैंक को कहा हुआ है कि हर महीने हमारा शॉप का रेंट होता है, ये काइंडली ट्रांसफर कर दिया करें ऑनर को। हम टेनेंट हैं, हमने क्या कहा हुआ है? स्टैंडिंग ऑर्डर कहा हुआ है कि ये पेमेंट कर दिया करें। हमने कहा हुआ है कि बिजली का बिल जो ही आए हमारे अकाउंट में से पे हो जाया करे। हम रूटीन में जा के जमा नहीं करवा सकते, जितना बिल आया वो खुद ब खुद क्या हो जाए? पेमेंट हो जाए। तो ये बैंक के जिम्मे लगा दिया, बैंक ने सॉफ्टवेयर के अंदर फिट इन कर दिया हुआ है, और जो ही वो बिल जनरेट होता है या फिर उसकी ड्यू डेट होती है, हमारे अकाउंट में से निकलकर पेमेंट हो जाती है। हम टेंशनलेस काम कर रहे हैं, बैंक के ऊपर डाल दिया हुआ है। अब अकाउंटेंट चाचा असलम को पता ही कुछ नहीं कि बिजली का बिल तो पे हो गया हुआ है। जब उन्होंने चेकिंग करनी शुरू की, अपनी कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से टिकिंग करना शुरू की, तो पता चला ओ यार बिजली का बिल भी था, रेंट का बिल भी था, ये पेमेंट हो चुकी थी। तो बैंक को किया क्रेडिट और एक्सपेंस को किया हमने डेबिट। एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। चेक आया था हमारे पास कस्टमर से, जब कस्टमर से चेक आया तो हमने एंट्री पास की बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये कब होनी चाहिए एंट्री? जो ही चेक आए तब, या तब जब हम बैंक में जमा करवाएं? जब हम जनरली बैंक में जमा करवाएं, जनरली तब होना चाहिए। कुछ एंट्रीज के अंदर ये वाला मसला होता है, अदरवाइज जब रिसीव हो काम हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ने टाइम लैग रखा होता है थोड़ा सा, तो 8-10 दिन का गैप दिया होता है कि ताकि टेंशन लेस काम हो। समहाउ जनरली जब बैंक में जमा हो तब हमें एंट्री पास करनी है, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। बैंक में हमने जमा करवा दिया, बैंक के पास अब चला गया, हमने एंट्री पास कर दी है बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। बाद में पता चला है कि जनाब ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है या उसने साइन सही नहीं किए।
चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, इस चेक को क्या किया जाए अब? रिवर्स। हमने एंट्री पास की थी बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, अब क्या पास कर दें? डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये चेक डिसऑनर की एंट्री भी हो गई। ये सबसे ज़्यादा अक्सर औकात ये BRS में भी आ सकती है और ये बैड एंड डाउटफुल डेट के चैप्टर में भी यही वाली एंट्री फिट इन आराम से हो सकती है। अब कुछ गलतियां हैं चाचा असलम की। चाचा असलम की गलतियां ये हैं कि चाचा असलम ने टोटलिंग करनी होती है, टोटल करके क्लोजिंग बनाना होता है। 100 जमा 200 जमा 300 जमा 400 टोटलिंग कर रहे हैं और कैलकुलेटर चल रहा है, और कैलकुलेटर चलते चलते एक टाइपिंग क्या हो गई? गलत हो गई। या वो कम हो सकती है वैल्यू या वो ज़्यादा हो सकती है। ये गलती डेबिट साइड पर भी हो सकती है, ये गलती क्रेडिट साइड पर। तो इसको बोलते हैं कास्टिंग एरर। क्या बोलते हैं? कास्टिंग एरर, टोटल करने का एरर। अब या तो डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगी या डेबिट साइड कम होगी। तो अगर डेबिट साइड कम है तो मजीद इधर क्या कर दो? डेबिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गई है तो ठीक करने के लिए इसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो डेबिट साइड अंडर स्टेटेड हो तो इधर एंट्री होनी, क्रेडिट साइड अंडर स्टेटेड हो तो इधर एंट्री होनी, डेबिट साइड ओवर स्टेटेड हो तो क्रेडिट साइड पे कर देंगे, क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो जाए तो डेबिट साइड पे कर देंगे। ठीक। अब एक साइड तो कर देंगे, दूसरी साइड FAR 1 में जाके पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। जब जिस जिस जगह की कहानी है वहां पे पढ़नी है ना। अब ज्यादा बोझ इस वक्त नहीं डालना आपके सर पे। तो टोटलिंग एरर, बस टोटलिंग का एरर हुआ है उसको बस ठीक कर देना आपने, कहानी खत्म। आपके पास या एडजस्टेड बैलेंस यहां पर बनेगा या एडजस्टेड बैलेंस यहां पे बनेगा। ये है नॉर्मल बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है बैंक का। इसको बोलते हैं, अगर ये वाला बैलेंस बन जाए तो ये क्रेडिट बैलेंस बनेगा। इसको बोलते हैं ओवर ड्रॉन, OD शॉर्ट में बोला जाता है। ओवर ड्रॉन, ज्यादा ड्रॉ कर लिया। ये कब ज्यादा ड्रॉ हो सकता है? क्या आप कहीं बैंक में जाएं, आपके बैंक में 10,000 है, आप 12,000 का चेक लेकर जाएं, क्या वो 12,000 चेक क्लियर कर देंगे या नहीं? नहीं करेंगे। जबकि हो सकता है एक कंपनी वाला वो जाए, वो अगर इसी तरीके से हो तो वो क्लियर हो जाए। तो इसके लिए पहले से एग्रीमेंट होता है कि आपका अकाउंट ओवरड्रान भी हो सकता है, पहले से एग्रीमेंट होता है। डन? तो एग्रीमेंट के तहत वो हो रहा होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कंपनी का भी हो तो ओवरड्रा नहीं होगा। तो ओवरड्रान बैलेंस यहां पर आ जाएगा। अब अगली कहानी आती है, ये तो एडजस्टेड बैलेंस ऑफ क्या हो गया? कैश बुक। अब बात आती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बस छोटा सा फॉर्मेट है। कैश बुक का बैलेंस, इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होने हैं? ऐड। अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होने हैं? लेस। अनप्रेजेंटेड कहां से मिलेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स कहां से मिलेंगे? कैश बुक में अनटिक रह जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट में भी नहीं, प्रेजेंट नहीं हुए। कैश बुक की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कैश बुक की क्रेडिट साइड से अनप्रेजेंटेड मिलेंगे चेक। यूपी स्टैंड फॉर अनप्रेजेंटेड। और कैश बुक की डेबिट साइड से क्या मिलेंगे? अनक्रेडिट। ये क्यों बोलते हैं इन्हें अनक्रेडिटेड? बोलें जी। लॉजिक। किसी और बैंक का हमने जैसे HDFC बैंक का हमने मिजान में जमा करवाया चेक, तो वो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। टाइम तो लेगा। तो वो लॉजिक पूछ रहा हूं मैं। अनक्रेडिटेड क्यों बोलते हैं? हाँ जी, ये चीज है। ये आपकी आ गई बैंक स्टेटमेंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट।
जब हमारा डेबिट बैंक का क्या होता है, तो जब हमें कस्टमर ने चेक दे दिया, हमने बैंक में जमा करवा दिया, हमने एंट्री पास कर दी, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, हमने बैंक को क्या किया, डेबिट। अब बैंक ने क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। अगर वो नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, अनक्रेडिटेड। डन। तो ये है लॉजिक उसकी अनक्रेडिटेड बोलने की, बैंक के हिसाब से बोला जाता है। ये बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। और अनप्रेजेंटेड, हम चेक इशू करते हैं, क्रेडिटर के पास जाता है, वो चेक बैंक में प्रेजेंट करता है, उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, अनप्रेजेंटेड। वैसे तो होना चाहिए जैसे अनडेबिटेड, लेकिन उसका नाम क्या है, अनप्रेजेंटेड। ठीक। तो ये दो लॉजिक्स हैं, अनक्रेडिटेड की और अनप्रेजेंटेड। यहां पर बैंक स्टेटमेंट में अनक्रेडिटेड आ रहा होगा क्योंकि ये उसने बाद में जाके फ्यूचर में जाके क्रेडिट होना है, तो फ्यूचर में जाके ये वाली एंट्री आएगी। और अनप्रेजेंटेड बैंक के हिसाब से डेबिट साइड पर जाके बाद में एंटर होगा समहाउ। अब बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से शुरू करते हैं, लॉजिकली अगर सही चलना है तो। बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट का, हमारा डेबिट बैंक का, तो बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। डन। अब हमने डेबिट कर दिया हुआ है, हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया हुआ है। यहां पर एक एंट्री हमने से 5000 की एंट्री पास कर दी हुई है, कुछ वैल्यूज अज्यूम कर देता हूं, 10,000, 5,000 और अनप्रेजेंटेड 6,000। ये अनप्रेजेंटेड हो गया, ये अनक्रेडिटेड हो गया। बैलेंस कितना बन जाएगा, 9,000। कैश बुक में बैलेंस कितना होगा, 9,000। अब बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा होगा नजर 10,000, क्योंकि उसमें ये दो एंट्रीज आई नहीं हुई, इससे पहले की बात हो रही है। अगर बैंक जो क्रेडिट होना था ये क्रेडिट कर देता है, तो बैंक ने क्रेडिट करना था ना जी। अगर ये बैंक क्रेडिट कर देता तो डिफरेंस रिजॉल्व हो जाता, ऐसे बात कर लें, डिफरेंस रिजॉल्व हो जाता। ये बीआरएस जो है ये कोई हमारी किताबें नहीं है, ये जस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड, तो जो अनक्रेडिटेड होंगे वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में क्या होंगे, ऐड अप होंगे बीआरएस में। वो क्या है, 5,000। जो प्रेजेंट अगर हो जाते तो बैंक क्या करता, उसे डेबिट करता। हमारा क्रेडिट बैंक का क्या होगा, अगर वो प्रेजेंट हो जाते तो डिफरेंस रिजॉल्व हो जाता ना, तो वो हमें क्या करता, डेबिट कर देता। तो डेबिट, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है, माइनस। क्या वैल्यू आ गई, अभी मिस्टेक्स की बात नहीं की मैंने, क्या आ गया, 9,000। तो हमारा बैलेंस पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, बैलेंस पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है क्रेडिट, और अगर ये डेबिट है तो यहां पर क्या होगा, माइनस में होगा। इसी तरह से ये कैश बुक का बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, और एबनॉर्मल बैलेंस अगर क्रेडिट होगा तो ये ओवरड्रॉन होगा। ये बस याद रखना आपने। अब मैंने आपको एक इक्वेशन समझाई है, बैंक स्टेटमेंट से अगर चलें तो हमने इसको
इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब अगर आप इसके रिवर्स चलो, शुरू कैश बुक से करोगे तो क्या बनेगा? पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में प्लस किया अनक्रेडिटेड, माइनस किया अनप्रेजेंटेड, तो क्या बना बैलेंस? कैश बुक। और कैश बुक, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, कैश बुक के बैलेंस में ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा? और ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा? तो एंड पर इधर क्या रह जाएगा? अब रीअरेंज कर लो। कैश बुक का बैलेंस प्लस अनप्रेजेंटेड माइनस अनक्रेडिटेड इज इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। इक्वेशन समझ लग गई? अब इक्वेशन में सिर्फ एक चीज रह गई है ठीक करने वाली, वो है बैंक की मिस्टेक। क्या है? बैंक की मिस्टेक। अगर बैंक मिस्टेक कर जाता है तो क्या होगा? अगर बैंक हमें क्रेडिट करता है, मींस हमारा पैसा बढ़ा देता है। क्रेडिट करेगा तो पैसा बढ़ेगा ना या कम होगा? बढ़ेगा ना। अगर पैसे वो हमें क्रेडिट कर देता है तो हमारा पैसा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो डिफरेंस रिजॉल्व कैसे होगा कि हम भी पैसा दिखा दें कि बढ़ रहा है? नहीं, डेबिट क्रेडिट हम नहीं खेलना। हमने बैंक की मिस्टेक बैंक की ही मिस्टेक है, वो उसका हमारी किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो कल को बैंक ने ठीक कर ले। एक साइड पर एक इक्वेशन में लेस होगा, एक इक्वेशन में ऐड होगा, लिहाजा आप फोकस एक इक्वेशन को करना है। ज्यादा काम किस इक्वेशन पे किया हुआ आपने? अपनी किताबों के हिसाब से किया हुआ या बैंक की किताबों के हिसाब से? ज्यादा फोकस किस हिसाब से किया हुआ है? अपनी किताबों के हिसाब से। तो एक इक्वेशन के ऊपर स्टिक होना है, रट्टा लगाना है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद क्या है? अल्टीमेटली क्रैम, याद कर लेना। तो एक को याद रखेंगे तो कहानी मिक्स मैच नहीं होगी, दो कहानियों को याद रखेंगे तो क्या होगी? कहानी मिक्स मैच हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ लिया? अब स्टिक हो जाओ एक चीज के ऊपर। कैश बुक में अनप्रेजेंटेड ऐड होते हैं, अनक्रेडिटेड लेस होते हैं। अगर बैंक ने पैसा बढ़ा दिया है हमारा, तो हम भी क्या कर दें? रिकंसिलेशन में बढ़ा लें, डिफरेंस खत्म। अगर बैंक ने पैसा हमारा कम कर दिया है तो हम भी क्या कर दें? कम। पैसा बढ़ता कैसे है? बैंक हमें क्रेडिट करता है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि प्लस इफ बैंक क्रेडिट अस रोंगली, माइनस इफ बैंक डेबिट अस रोंगली इज इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ये आपकी BRS आ गई। बेटा गलती नहीं है, BRS इज नॉट द मिस्टेक। हम अगर अपनी कैश बुक में एंट्री पास कर देंगे ना, फिर गलती हो जाएगी। हमने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं पास करनी, ये है हमारी बुक्स। अगर मैं कहूं ना कि बैंक ने मेरा पैसा बढ़ा दिया, मैं यहां पर बढ़ा दूं, ये मिस्टेक हो जाएगी। ये हमारी, उसने भी मिस्टेक की, हमने भी मिस्टेक की। ये है हमारी बुक्स, इसमें सिर्फ ठीक एंट्रीज करनी, इसमें गलत काम नहीं करना। BRS इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की आइडेंटिफिकेशन फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द हायर मैनेजमेंट। डन? चले, फिक्रा ये अब आपने जो रट्टा लगाना है वो ये वाला है फार्मूला। अब मुझे नहीं पता आपने इक्वेशन फॉर्म में अपना BRS को कन्वर्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ? इक्वेशन फॉर्म में ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व होंगे।
बस एक इक्वेशन याद रखें, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, कैश बुक का अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो कौन सा होगा बैलेंस? नॉर्मल डेबिट बैलेंस। अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा? ओडी, ओवरड्राफ्ट। बैंक स्टेटमेंट का अगर नॉर्मल बैलेंस होगा, नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक, अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा? ओडी। प्लस और माइनस में बस ये चीज याद रखनी है, नथिंग एल्स। यहां कहीं पे शायद लिखा भी हो, मैंने ये साइन बनाए हुए हैं। चलें कुछ और बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस टू बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कौन सा बैलेंस होगा? ये बताएं, ये गलत वाला बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे या सही वाला? मींस एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, गलत एंट्रीज ठीक करने के बाद। डन। ये कौन सा बैलेंस होना चाहिए? एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग। अब ये दूसरी साइड पर ये वाला बैलेंस जो बीआरएस में लिखा जाता है ना, ये भी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होता है, क्लोजिंग। यही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होता है एज अ बैंक अकाउंट, कि बैंक में कितने पैसे हैं। हम ऐसे कहते होते हैं कैश, ये वाली एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस टू बी शोन ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हो, आपके पास अनप्रेजेंटेड हो, आपके पास अनक्रेडिटेड हो, तो क्या आप रिवर्स बैक जाके ये वाला बैलेंस मालूम कर सकते हैं? चाहे आपने इस तरीके से पढ़ा हो, चाहे आपने इक्वेशन फॉर्म में पढ़ा हो। मैंने उसको मजीद क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी चीज को पिक किया, उसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और तो कुछ नहीं किया, मजीद आसानी जस्ट किया। तो ये वाला बैलेंस जो होगा, ये कौन सा होगा? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, वेदर द बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट और नॉट। ये पार्ट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, इट्स अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक हो गया बच्चों? अब कुछ एमसीक्यूज वगैरह देखते हैं, कोई टफ से एमसीक्यूज आप लोग बता दें जो आपने आइडेंटिफाई किए हों, जो आपसे ना हो रहे हों, नहीं तो मैं तो कोई ना कोई फाड़ के सवाल करा ही देंगे। जी जनाब, लें जी, एमसीक्यू नंबर 3। अगर आपने मेरी इस क्या नाम है बुक से फ़ायदा उठाना है, या जो आपको पीडीएफ मिलेगा उससे फ़ायदा उठाना है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के जस्ट बिलो क्या है, उसका आंसर है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे छुपा देना है, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में हो तो वजह से उसके ऊपर स्केल रख लेना है ताकि आंसर नजर ना आए। The following bank reconciliation statement has been prepared by a trainee accountant. Overdraft as per bank statement. Overdraft बैंक स्टेटमेंट का हो तो पॉजिटिव में लिखना है या नेगेटिव में? नेगेटिव में लिखना है। चाहे बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो, किस में लिखना है? नेगेटिव में। लेस आउटस्टैंडिंग चेक एट डिपॉजिटेड क्रेडिट आफ्टर डेट, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। उसने रिकंसिलिएशन पता नहीं कैसे बना छोड़ी। आउटस्टैंडिंग चेक किसको बोलते हैं? अनप्रेजेंट। ठीक है, ये तो आपको पता है। और डिपॉजिट क्रेडिटेड आफ्टर डेट, अनक्रेडिटेड। व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक? ठीक बैलेंस कौन सा है?
बड़ी सो सिंपल इज दिस। आपने क्या करना है, इक्वेशन लिख देनी है, कैश बुक प्लस अनप्रेजेंटेड माइनस अनक्रेडिट इज इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का ओडी बैलेंस -6980, ओवरड्राफ्ट है तो क्या लिखोगे माइनस, अनप्रेजेंटेड 10,460, 10,460, अनक्रेडिटेड 11,800 माइनस 11,800। बैलेंसिंग बनाओ, जो आंसर आता है वो ठीक कर दो। ये वाली चीज दूसरी साइड पे जाएगी, क्या होगी -6,980, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा प्लस, ये वाली दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या होगी -6980 प्लस 11,800 माइनस 10,460। क्या आंसर आया 56, कहीं पे नजर आ रहा है 5640, माइनस में आंसर आया प्लस में आंसर आया, माइनस का मतलब क्या है ओवरड्राफ्ट। यहां पर दो आंसर आ रहे हैं 5640 के साथ, नॉर्मल और ओवरड्राफ्ट। माइनस में आंसर आया तो क्या आएगा ओवरड्राफ्ट। मसला रिजॉल्व। क्लियर कहानी। कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपका आया -5,460 और माइनस का मतलब क्या है ओवर ड्रॉन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 19 बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ इम्तियाज इज 10,200, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल बैलेंस है, डेबिट होता है। विच डिडंट एग्री विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज आइडेंटिफाइड। अ स्टैंडिंग ऑर्डर 350 वाज पेड बाय द बैंक डिडंट अपीयर इन द कैश बुक। लिखना है कैश बुक में, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली इन द बैंक वाज 30 वाज इंक्लूडेड इन द कैश बुक। अच्छा, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर 350, इट वाज इंक्लूडेड इन द कैश बुक एज 530, गलत कर दिया। कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक इतने वाज डिसऑनर्ड। व्हाट इज द करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ये वाला रिक्वायरमेंट दो अंदाज से ठीक हो सकती है, दो अंदाज से पूछी जा सकती है। एक पूछी जा सकती है कि आपको कैश बुक की एंट्रीज को ठीक करना हो तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। दूसरा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देख के अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड देकर रिवर्स बैक कैश बुक तक पहुंचा जाए, वो भी क्या होता है एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। तो अभी क्वेश्चन किस तरह से बेस कर रहा है, कैश बुक को ठीक कर दूं या कुछ और करूं। यह कैश बुक को ठीक करने वाला क्वेश्चन। गलतियां, गलत बैलेंस कौन सा है 10,200, 10,200 डेबिट बैलेंस। स्टैंडिंग ऑर्डर 350 वाज पेड बाय बैंक डिडंट अपीयर इन द कैश बुक। एंट्री एक्सपेंस डेबिट और कैश बैंक क्रेडिट 350 से। डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक वाज 30, डिविडेंड रिसीव किया, ये एंट्री पास नहीं की। बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट 30। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर 350, बैंक ने क्रेडिट किया, हमने क्या किया होगा डेबिट। हमने कैश बुक में 530 से लिख दिया, ज्यादा लिख दिया कम लिख दिया, डेबिट साइड पे ज्यादा क्रेडिट साइड पे ज्यादा। रट्टा नहीं, डेबिट क्रेडिट एंट्री आनी चाहिए, जर्नल एंट्री। बैंक ने क्या किया है तो हम क्या करेंगे, तो हमने डेबिट साइड पे लिखा होगा ना। लिखना कितना था, लिख कितना दिया, ज्यादा लिखा कम लिखा, ज्यादा लिखा तो अब ठीक करने के लिए क्या करूं क्रेडिट कर। कितना 530 और 350 का डिफरेंस कितना है 180। क्रेडिट डेबिट साइड ओवर स्टेटेड, डेबिट साइड ओवर स्टेटेड। सीडी कितना बन जाएगा
9 सर वो 120 भी जो ऐड होगा कोड 120। अच्छा, अ कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक 120 वाज डिसऑनर्ड। कस्टमर चेक था वो डिसऑनर हो गया, एंट्री डिसऑनर की पेबल हैं। ये एक तो ये बड़ा मसला है, इस साइड पर आएगा, इस साइड पर आएगा, एंट्री एंट्री एंट्री, रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक की क्रेडिट साइड पर 120 लिख दिया, रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। आप सीधी बता दें 95 ये डेबिट बना या क्रेडिट? डेबिट। तो फिर ठीक एंट्री कौन सी हुई? डेबिट वाली। बाज़-औक़ात ये दो पेजेस के ऊपर जा रहे हैं, ये अच्छा खासा हैवी क्वेश्चन लग रहा है। टाइम हो गया मेरा ख्याल है, लेने भी आगे होंगे। करना क्या आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, घर जाके ये वाले सवाल करना अब नए अंदाज के अंदर। जोन सी प्रॉब्लम आएगी वो कल डिस्कस कर लेना। कल कौन सा चैप्टर करना है? बैड एंड डाउटफुल डेट और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ठीक है, पहले नंबर पर डेप्रिसिएशन करेंगे, वो हो गया। तो फिर बैड एंड डाउटफुल डेट आधा तो मैंने करवा दी है, एक्रूअल पहले से करवा दिया आपको, फाइनल काउंट के साथ साथ ही हो गया। उसमें है क्या, जो सा क्वेश्चन मुश्किल है मुझे बताइएगा, मैं वो करवा दूंगा। ठीक, आइडेंटिफाई आपने कर लेकर आना है। जोन से नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को हो सकती है। ट्यूसडे को पेपर है, याशी करना फिर इस तरह। आप लोग ग्रुप में हैं, ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन भेज दीजिएगा, आई विल आंसर। क्या बेटा, मैंने कहा डेप्रीसिएशन भी करवा दूंगा और बैड एंड डाउटफुल डेट भी करवा दूंगा। और बताएं, ठीक, शॉर्टकट सिखा दूंगा डेप्रीसिएशन से रिलेटेड। मैं उनकी करा हूं, नहीं पढ़ाया, किसी ने चौथा नहीं पढ़ाया, किसी ने पंजवा नहीं पढ़ाया, किसी ने छठा नहीं पढ़ाया। मैं तो उन जनरल काम कराना है ना। तुसी भी कोई नहीं पढ़िया है, तुसी को पहले 3 नहीं पढ़े। बात ये है, मेरी बात सुने ओ बच्चों, घर जाना है, यूट्यूब ओपन करनी है, रील्स नहीं देखनी, स्कैन्स फैसलाबाद के पेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, चैनल पर जाना है, वहां पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करनी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जो अभी अपलोड हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, ये भी अपलोड हो रही हैं। इसके अलावा 2 महीने पहले भी मैंने काम करवाया था। 2 महीने पहले फाइनल काउंट के ऊपर उतना टाइम नहीं दिया था जितना हमने बाकी चैप्टर्स के ऊपर टाइम दिया था। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ है, बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है। BRS पिछली दफ़ा नहीं हुआ था, पिछली दफ़ा BRS नहीं हुआ था। इन्वेंट्री के ऊपर डिस्कशन मौजूद है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिस्कशन मौजूद है, डेप्रीसिएशन के ऊपर डिस्कशन मौजूद है, एक्रूअल पर डिस्कशन मौजूद है। तमाम चैप्टर्स पर डिस्कशन जो रिवीजन जनरली होनी चाहिए वो सारी की सारी मौजूद है। मैं अगर यहां पर क्लास नहीं भी करता तो क्लास क्या है, मौजूद है। आप डेली बेसिस पर 1 या 2 क्लासेस क्या करें, ले लें, तकरीबन 1.25 की स्पीड पर चलाएं। नहीं, 2 की समझ क्या लगेगी, आ जाती है। चलें फिर आप 2 की स्पीड पे कानों में, और बस जहां पर ज़्यादा ज़रूरत हो समझने की वहां पर स्लो कर लें, जहां पर तेज़ी से समझ लग रही है तेज़ी से समझ लें, लेकिन 2 की स्पीड पर
मुझे नहीं सुना जा सकता। 1.25 की स्पीड या 1.5 की स्पीड बेस्ट है। और अगर कभी आपने एंजॉय करना हो तो फिर 0.5 की स्पीड कर लें, बैठे बैठे एंजॉय करेंगे। जो भी बंदा होगा वो नशे ही बन जाएगा। क्या बुक नींद आती है? नहीं, बुक नहीं आपने ओपन करनी ना। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? आज मजीद पढ़ना है, मैं हाजिर हूँ। जाएं फिर छुट्टी करें, याशी करें। थैंक यू।